नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जुड़ जाइए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आधारित टॉप 50 जीएस क्वेश्चन लेकर। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। जो इसका ये पूछा गया है, समय पूछा गया, वो क्या है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये हमारे ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन है हमारा निश्चित नहीं हो सका। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन है हमारे पास चाणक्य, चंद्रगुप्त, बाणभट्ट और पाणिनि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना जो की है वो चाणक्य ने ही की है। और चाणक्य कहाँ पे अध्यापक थे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। चाणक्य के उपनाम क्या क्या है, विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता है, कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हमारे पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एल जे ड्यूटन, चाणक्य और एडम स्मिथ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या लिखा है, द वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, या अर्थशास्त्र की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, वो थे हमारे एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और जे बी कृपलानी कौन थे, जे बी कृपलानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। नेक्स्ट से बात कर लेते हैं हम, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन है इसमें अमेरिका, चीन, रूस और जापान। तो जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा है वो ली गई है रूस से। और रूस में जो आर्थिक नियोजन, सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1920 में। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन रूस में। तो और भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है साथियों, वो ली गई है रूस से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है हमारे पास 11 मार्च 1949, 15 मार्च 1950, 14 मई 1950 और 14 अप्रैल 1951। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 15 मार्च 1950। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। अब ये योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग के नाम से जाने जाना लगा है। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो होगा 15 मार्च 1950, योजना आयोग की स्थापना। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे ये प्रधानमंत्री होते थे, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात हुई है तो कौन थे। ऑप्शन है हमारे जे बी कृपलानी, जे एल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चलिए साथियों, आगे बात कर लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1952 से 1957 और 1961 से 1966। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था ये। और इसका अगर बात करी जाए मॉडल की, तो मॉडल था इसका हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था साथियों, तो उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई पर बल देना।
और इसके जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1%, और प्राप्ति जो इसमें हमें हुई थी वो हुई थी 3.6%। तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक बहुत सफल योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 IIT कॉलेज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास दूसरी, पहली, तीसरी और चौथी। तो जो 5 IIT कॉलेज की स्थापना हुई थी वो हुई थी साथियों पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना के अंतर्गत? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 IIT कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 10 मार्च 1951, 8 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952 और 3 मार्च 1951। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 6 अगस्त 1952। तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य ये होता था कि योजना आयोग द्वारा जो बनाई गई पंचवर्षीय योजना थी उनको अनुमोदन देना। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते थे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, और जो उनके सदस्य होते थे वो होते थे हमारे जितने भी भारत के वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे सदस्य। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जैसा कि मैंने पहले बताया 6 अगस्त 1952 को। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल, एम स्वामीनाथन मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था। बात करें हैरोल्ड डोमर मॉडल की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये था हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 3 लौह इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खोले गए थे? क्या क्या है? 3 लौह इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खोले गए? तो प्रथम है वो ऑप्शन है हमारे चौथी, दूसरी, पहली और तीसरी। तो जो 3 लौह इस्पात कारखाने हैं वो खोले गए थे साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे, और जो इसका उद्देश्य था वो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्योगों एवं खनिजों पर बल देना। और इसके विकास दर का जो हमने लक्ष्य रखा था वो रखा था 4.5%, और जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.2% की। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे कृषि एवं सिंचाई पर बल, सेकंड है उद्योगों एवं खनिज पर बल, तीसरा है कृषि एवं उद्योगों पर बल, और चौथा है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। तो साथियों जैसा कि हमने पहली और दूसरी पहले भी पढ़ी हैं, तो इसका पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि एवं सिंचाई पर बल देना। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या वो था उद्देश्य? उसका था उद्योगों एवं खनिजों पर बल देना। और जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था कृषि एवं उद्योगों पर बल देना। तो साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन है हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और JB कृपलानी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास स्टालिन को, MS स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को और वर्गीस कुरियन को। तो जो सही ऑप्शन होगा इसका वो होगा MS स्वामीनाथन, सॉरी MS स्वामीनाथन को तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा उसको वो है नॉर्मन बोरलॉग। चलिए साथियों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक थी? समय था इसका कार्यकाल 1969 से 1974, और जो इसके विकास दर का लक्ष्य था वो था 5.7%, और प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी 3.3% इसमें। चलिए साथियों फिर
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो जो ये 14 बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 जुलाई 1969 को। और इनका एक और ओवरव्यू है, इनका था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी उनको सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। तो कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कब हुआ था? ये हुआ था साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन हमारे पास पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था? 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रथमा बैंक, नाबार्ड बैंक, एक्सिम बैंक और आईडीबीआई। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा प्रथमा बैंक। ये कहाँ खोला गया था? ये मुरादाबाद में खोला गया था। क्या था? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं अनवरत योजना की अवधारणा किस पुस्तक से ली गई है? तो अनवरत योजना की अवधारणा किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन है हमारे पास अर्थशास्त्र, द एशियन ड्रामा, द वेल्थ ऑफ नेशन और न्यू कंट्री। तो जो ये पुस्तक है वो पुस्तक है द एशियन ड्रामा। द एशियन ड्रामा से क्या लिया गया है? अनवरत योजना की अवधारणा इसी से ली गई है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है गुन्नार मिर्डल। ये गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है और इसी से अनवरत योजना की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी साथियों? ऑप्शन है हमारे पास 1961, 1961 है, 1965 है और 1963 और 1985। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1965 में। कृषि कीमत आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। चलिए साथियों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1958, 1960, 1959 और 1962। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 1960। 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। और अगर ये पूछने लगे कि किसने कराया था तो ये कराया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास लद्दाख व पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर, धौलाधर व लद्दाख और लद्दाख व जास्कर। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो होगा लद्दाख व जास्कर। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, उनके बीच से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? क्या क्वेश्चन है साथियों हमारा? सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास लगभग 600 किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर, लगभग 850 किलोमीटर और लगभग 700 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लगभग 700 किलोमीटर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर से। और भारत में कितनी बहती है? लगभग 700 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है साथियों? ऑप्शन है यमुना, गंगा, सिंधु और रावी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गंगा। गंगा नदी को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा। और भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? इसको 2008 में घोषित किया गया था। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है भारत में वो सबसे बड़ा है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस प्रकार है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास गंगोत्री हिमनद गोमुख से, टिहरी बांध से, देवप्रयाग से या यमुनोत्री हिमनद से।
तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गंगोत्री हिमनद गोमुख से। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और साथियों अगर ये पूछने लगे कि गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये 5 जिलों से होकर बहती है। और सर्वाधिक भी गंगा नदी यूपी में ही बहती है, और जो सबसे कम बहती है वो बहती है झारखंड में 40 किलोमीटर। सॉरी 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 साथियों, गंगा नदी यूपी में नहीं, सॉरी। गंगा नदी ऑप्शन क्वेश्चन ये था कि गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, तो वो बहती है 5 राज्यों से। सब सर्वाधिक कहाँ बहती है? यूपी में। और कहाँ कहाँ बहती है? उत्तराखंड से निकलती है यूपी में, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से वेस्ट बंगाल। और सबसे कम जो बहती है वो बहती है झारखंड में, सर्वाधिक बहेगी यूपी में। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास सांगपो, दिहांग, और जमुना और पद्मा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है वो जाना जाता है दिहांग के नाम से। सांगपो इसे तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, और असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? माजुली जो द्वीप है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। स्थित कहाँ पे है? असम में स्थित है। और कौन करती है? ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। उड़ीसा के शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आंसर है इसका महानदी। महानदी को किस नाम, उड़ीसा के शोक के रूप में जानते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो ये नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल पूछ रहे हैं। तो उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अमरकंटक एमपी, अरावली अजमेर राजस्थान से हो गया, विंध्य पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, और ब्रह्मगिरी चोटी जो है कर्नाटक में है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? वो होगा अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कौन सी नदी काटती है साथियों? ये काटती है माही नदी। और माही नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो उससे बात कर लेते हैं। तो कौन सी है? वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी लगभग 6690 किलोमीटर बहती है, और ये है कहाँ पे? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास अमेजन, नील, कांगे जायरो और मिसिसिपी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, विषुवत रेखा को जो 2 बार नदी काटती है वो काटती है कांगे जायरो नदी। कांगो जायरे नदी क्या काटती है? वसुवत रेखा को 2 बार काटती है, और ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में। और बात करें अगर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को कौन सी काटती है? भारत में है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास मिसिसिपी, कैरोनी नदी, नील नदी और कोलोराडो नदी। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है कैरोनी नदी पे। और कैरोनी नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और इस पे क्या है? एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 980 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो नदी और कैरोनी नदी। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कौन सा होगा साथियों? नील नदी। नील नदी को क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यूएसए व कनाडा की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास डैन्यूब नदी, यांगत्से नदी, सेंट लॉरेंस नदी और वोल्गा नदी। तो साथियों ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं। जो इसमें डैन्यूब नदी दी हुई है, ये है सर्वाधिक
देशों से होकर बहती है, लगभग 10 देशों से होकर बहती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो वो है डैन्यूब नदी। ये यांगसे नदी, यांगसे है नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है चीन में। डी ऑप्शन है हमारा वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी क्या है? वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी। अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था यूएसए व कनाडा की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी साथियों? सेंट लॉरेंस नदी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? अभी बताया है कौन सी है, डैन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं। भारत के पास विश्व के जल का कुल कितने प्रतिशत उपलब्ध है? तो भारत के पास जो विश्व का कुल जल है, उसका उसका कितने प्रतिशत भारत के पास है? तो लगभग 4% भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल जल का कितने प्रतिशत पानी विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? अब देखो साथियों, विश्व का जो है भारत के चार विश्व का जल जो है, वो विश्व के जल का भारत के पास कितना जल है? 4%। उन 4% को अगर हम 100% मान लें, तो जो भारत में पानी विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है 13%। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो किस श्रेणी में स्थित है साथियों? इसके ऑप्शन है हमारे पास लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो ये है हमारी K2 गोडविन ऑस्टिन, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, पाकिस्तान की तरफ। तो ये कौन सी श्रेणी में आती है? ये आती है साथियों काराकोरम श्रेणी में। विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे पड़ेगी? K2 गोडविन ऑस्टिन। कहाँ पे? POK में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर एकमात्र वह व्यक्ति कौन है जिनकी मानव प्रतिमा पूजी गई? तो ऑप्शन है हमारे पास गौतम बुद्ध, रामकृष्ण, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध पृथ्वी पर एकमात्र वह व्यक्ति थे जिनकी मानव प्रतिमा पूजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो ऑप्शन है हमारे पास शुद्धोधन, राहुल, सिद्धार्थ और चन्ना। तो जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो था शुद्धोधन। और साथियों अगर बात चन्ना की कर लेते हैं, तो चन्ना था गौतम बुद्ध का सारथी। और पाली साहित्य के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके घोड़े कंथक और सारथी चन्ना का भी जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? शुद्धोधन, वो सॉरी सिद्धार्थ। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 29 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 36 वर्ष। तो कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा 29 वर्ष। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। चलिए साथियों आगे बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास हाथी, घोड़ा, कमल का फूल और गुलाब का फूल। तो जो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है कमल के फूल को। और जो गौतम बुद्ध के गर्भावस्था में आने का प्रतीक है, जब उनकी माँ ने उनको, माता जी ने गर्भ में धारण किया था, तो वो है, क्या प्रतीक है उसका? हाथी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। और साथियों जो इनके गृह त्याग की जो घटना है, अभी जो गृह त्याग हमने पढ़ा कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। तो इसको क्या बोला जाता है? गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण।
और जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको, ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं हम संबोधि। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश, जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और जो इनकी मृत्यु है, मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है साथियों, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। और इसको क्या कहा, प्रथम उपदेश की जो देने की उनकी घटना है उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ की गई थी? जो बौद्ध संघ, सॉरी, बौद्ध संघ की स्थापना, क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास वैशाली, लुम्बिनी, वाराणसी और श्रावस्ती। तो जो बौद्ध संघ की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? वो की गई थी साथियों वाराणसी में। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो की गई थी राजगृह में। दूसरी जो है वो की गई थी वैशाली में। तीसरी जो की गई थी वो की गई थी पाटलिपुत्र में। और जो चौथी की गई थी वो की गई थी कुंडलवन में। साथियों बात कर लेते हैं कि किस किस के शासनकाल में ये हुई थी। तो जो पहली राजगृह में हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी हमारी हुई थी वैशाली में बौद्ध संगीति, और कब हुई थी? ये काल अशोक के शासनकाल में। जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और कहाँ ये किसका शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। जो चौथी है वो हुई थी कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगृह में। राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक एवं वैदिक गुरु किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास आलार कलाम, रुद्रक पुत्रम, बृहस्पति और कौंडिन्य। तो जो महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक एवं वैदिक गुरु माना जाता है वो माना जाता है बृहस्पति को। जो रुद्रक पुत्रम है, इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? इनसे ली थी योग दर्शन से, योग दर्शन की। किससे? रुद्रक पुत्रम से। और अलार कलाम जो थे, अलार कलाम से ली थी सांख्य दर्शन की। और साथियों इसमें एक ऑप्शन और है कौंडिन्य। तो ये कौंडिन्य कौन थे? ये कौंडिन्य वो थे जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मण आए थे, और ब्राह्मण का नाम था कौंडिन्य। और उन्होंने एक घोषणा की थी, या तो गौतम बुद्ध बहुत ये सिद्धार्थ या तो सिद्धार्थ बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इन्होंने ही गौतम बुद्ध के बारे में यह घोषणा की थी इनके जन्म के समय। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो ऑप्शन है हमारे पास अंगुत्तर निकाय, खुंदक निकाय, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो जो ये सही ऑप्शन होगा इसका वो होगा अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय किसके अंतर्गत आता है? सुत्त पिटक के। जो सुत्त पिटक है उसका संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। और आनंद ने इसका संकलन किया था। सुत्त पिटक के ही अंगुत्तर निकाय में क्या, किसके बारे में जानकारी दी हुई है? वो दी हुई है 16 महाजनपदों की जानकारी, इसी से मिलती है। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी साथियों? मैंने पहले भी बताया, ऑप्शन है हमारे पास अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। पहली किसके में? अजात शत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। पहली कहाँ पे हुई थी? तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सी संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं महायान तथा हीनयान में बट गया? तो कौन सी संगति के बाद बटा था? ये बटा था साथियों चौथी। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में बट गया था? दो शाखाओं में, हीनयान और महायान। जो महायान थे उनका जो नेतृत्व किया था वो किया था वसुमित्र ने, और जो हीनयान थे उसका किया था महाकश्यप ने। ठीक है साथियों, तो कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बट गया था? ये बट गया था चौथी बौद्ध संगीति के बाद। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास सम्राट अशोक ने, काल अशोक ने, कनिष्क ने और अजातशत्रु ने। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा, किसने किया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो किसने सर्वाधिक प्रचार किया था? ये किया था सम्राट अशोक ने।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो साथियों किसको माना जाता है, वो माना जाता है महावीर स्वामी को। और जो संस्थापक माना जाता है वो ऋषभदेव को, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को। तो ये पुस्तक है कल्पसूत्र, पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास वसुमित्र, अश्वघोष, भद्रबाहु और अजीतनाथ। तो कल्पसूत्र पुस्तक के जो लेखक थे, रचयिता थे, वो थे भद्रबाहु। और कल्पसूत्र पुस्तक में ही पता चलता है कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर। अगर कोई पूछने लगे साथियों कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में कौन सी पुस्तक से पता चलता है, तो वो पता चलता है कल्पसूत्र पुस्तक से। किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वृषभ, घोड़ा, हाथी और सर्प। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वृषभ। वृषभ। और वृषभ में क्या क्या, ये वृषभ में आते हैं क्या, एक तो ये आ जाता है आपका बैल या सांड। ठीक है, वृषभ को बैल और सांड भी बोलते हैं। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, बैल भी बोल सकते हैं, सांड भी बोल सकते हैं, वृषभ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास अजीतनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और संबरनाथ। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर वो होगा पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, पार्श्वनाथ का। एक मिनट साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 540 बीसी, 548 बीसी, 599 बीसी, 568 बीसी। तो जो कल्पसूत्र है जो भद्रबाहु ने लिखा है उसमें दिया हुआ है 599 बीसी में, लेकिन जो अवधारणा चली आ रही है उसको हम सही ऑप्शन करते हैं 540 बीसी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में। साथियों कभी भी ये दो ऑप्शन नहीं देगा, अगर दो ऑप्शन देगा तो फिर पुस्तक का नाम जरूर देगा, क्योंकि दो ऑप्शन देगा तो फिर आयोग ये भी डिफाइन नहीं कर पाएगा तो कि किसमें राइट आंसर कौन सा देना है। क्योंकि कल्पसूत्र जो पुस्तक है जो भद्रबाहु ने लिखी है उसके अनुसार तो 599 बीसी में इनका जन्म हुआ था, और जो अवधारणा चली आ रही है वो 540 लिखते हैं हम। तो वो देख के आप करिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे पास वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह और वाराणसी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में। तो चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें साथियों। जय हिंद, नमस्कार।